स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने आइकॉन एजुकेशन ग्रुप में। हमारे कक्षा 10th में जो चल रहा था वह एक्सरसाइज 2 चल रही है। प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्या है। उसमें कल हमने इसका बेसिक नॉलेज पढ़ा था। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो कृपया करके इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप अवश्य देखें, अदरवाइज आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। स्टेप बाय स्टेप चला करो। भाग फर्स्ट पहले आया है तो आप उससे देखें, फिर सेकंड वाले भाग को देखें। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सारा बेसिक ज्ञान प्राप्त किया था और अब आती है बात आगे बढ़ने की, एक्सरसाइज करने की। ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में लास्ट टाइम एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ए और बी दो पूर्णांक के, मान लो ए बड़ा है बी से, तो इसे हम लिखते थे a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस प्रकार q और r स्थित होते हैं कि हम लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ q और आपके क्या है, पूर्णांक है। ध्यान दें, ये सेम वैसा ही था। मैंने ज़्यादा डिस्कस इसके ऊपर कल वाले चैप्टर में, कल वाले लास्ट में जो भी लेक्चर था उसमें किया है। ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, किंतु ये आपका भागफल है। इसी के साथ ये आपका शेषफल है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके समझने के दृष्टिकोण से। बाकी थोड़ा सा फास्टली समझ में आ जाता है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, लेकिन अपन इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कैसा भी सवाल आ जाए अपन चुटकियों में कर देंगे। ध्यान दो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ नहीं है। दो व्यंजक है, बड़े वाले में छोटे का अगर अपन भाग दें, मान लो उसका भाग क्यू टाइम जा रहा है और शेषफल आर बच रहा है, तो आप उसे कैसे लिखोगे? भाज्य कौन था, ए में भाग दे रहे हैं बड़ी वाली संख्या में। भाजक किसका भाग दे रहे हो? बी का दे रहे हो। तो यहाँ बी क्या काम कर रहा है? तो भाजक का। क्यू जितनी भी बार भाग जा रहा है, क्यू कोई पूर्णांक होगा ऐसा, तो वो अपना भागफल हो गया। प्लस आर, आर आपको क्या होता है? शेषफल। हमने कल इस चीज को पढ़ा था। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो इस प्रकार आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब और एक चीज अपन यहाँ और पढ़ी थी, ये जो शेषफल होता है हमेशा वो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन ये हमेशा छोटा रहेगा b से। यानी आप जिसका भी भाग दे रहे हो उससे शेषफल, ये बात तो पुरानी है, अगर आप समझना चाहो तो आपका भाजक जो होता है, शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है और 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ध्यान दे, अगर ये बराबर हो गया खुदा न खास्ता शेषफल किसके? भाजक के, तो एक बार भाग और ना चला जाएगा। ध्यान, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे। मान लो आपको भाग देना है 17 में, किसका देना है? मान लो आपको देना है 3 का भाग। ओके, 3 का भाग दिया, 5 दिया 15 हुए, बचा कितना? 2। देखो यहाँ क्यों कितना आ गया आपके? 5। जिसका भाग दे रहे हो क्या है आपका? भाजक, यानी ये है बी। यानी आपके पास संख्या तो केवल 2 दे रखी है, तो 17 दे रखा है 3। 17 बड़ी है 3 से, तो हम 17 में 3 का भाग दे रहे हैं। ध्यान दो, 5 बार भाग गया तो आपका क्यू की जगह 5 आएगा और शेषफल कितना आ गया? 2। तो हम 17 को कैसे लिख सकते हैं? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल कितना है? 2। 5 के 15 तो 17। बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर मान लो 17 की जगह 18 होता, यानी मैंने क्या कहा है आपसे, जिसका भाग दे रहे हो उससे हमेशा ये वाली चीज छोटी आती है। अगर ये इसके बराबर आ जाती, मान लो यहाँ 3 आ जाता, तो क्या एक बार भाग और में चला जाता, यानी 3 आना मतलब यहाँ 18 हो जाना, और 18 होती ये भाग 6 बार चला जाता, और 6 की 18 होती है, अभी आपके भागफल क्या आ जाता? 0। 0 तो आ सकता है, लेकिन इससे तो हमेशा छोटा ही आएगा। 0 या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन जिसका भाग दे रहे हैं यानी कि b से हमेशा ही क्या आता है? छोटा आता है। अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे और समझते हैं अपन को करना क्या है, क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपके यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आपके एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। आप इस चीज को ध्यान से समझो। सबसे पहली चीज होती है यहाँ पे, आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे और उससे अपन को समझना ये है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपन से, सवाल करना क्या चाह रहा है।
अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन करना बड़ा इजी हो जाएगा। ध्यान दे, ये आपका पहला क्वेश्चन है आपके 2.1 का। अब हमारा पहला काम क्या है, हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, हमसे क्या करवाना चाह रहा है। ध्यान देना, दर्शाइए कि उसने अपने से क्वेश्चन किया कि सिद्ध कीजिए कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम आप जानते हो, अपने कल बातें की है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए यानी पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए 1 2 3 4 5 जैसे। तो आपसे कहा गया है एक विषम, विषम जानते हो जिसमें 2 का भाग में जाए, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक इंटीजर आपका, संख्या का वर्ग, अगर ऐसी कोई संख्या ले लूं मैं धनात्मक पूर्णांक हो संख्या, तो इस संख्या का वर्ग हमेशा 8³ + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। धनात्मक संख्या का वर्ग या विषम धनात्मक संख्या का वर्ग हमेशा 8³ + 1 के रूप का होता है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। मतलब समझते हो 8³ + 1 का क्या है, 8³ + 1 यानी ये पीछे वाली बात दे रखी है, कोई भी धनात्मक संख्या है उसका प्रसार इसने कैसे किया है 8³ + 1 के रूप में, यानी यहाँ जो आता है वो भाजक होता है, भाजक कौन है यहाँ पे 8 है, और r क्या है शेषफल, यानी किसी भी धनात्मक संख्या के, विषम धनात्मक संख्या के वर्ग में यदि आप हमेशा 8 का भाग दोगे, तो डीपली बात बता रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसे समझ लो, आप नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, किसी को आना है। ध्यान दो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई भी देखो विषम संख्या 3 5 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 15 हो गई, कौन सी भी आपने एक संख्या ले ली जो विषम है, सभी विषम है, धनात्मक है, तो अगर इनके वर्ग करें, इनके वर्ग करें और उसमें आप 8 का भाग दो, तो हमेशा शेषफल 1 बचेगा। चलो मैं नॉर्मली सवाल नहीं कर रहा हूं, आपको केवल समझाना चाह रहा हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या ये बात सत्य है, सत्य असत्य यहां भी सिद्ध करूंगा, पर मैं एक संख्याओं पे एक एग्जांपल लेके आपको सिद्ध करने चाह रहे हैं, पढ़ लो ताकि अपन को एक बार समझ में तो आए कि सवाल बोलना क्या चाह रहा है। ध्यान दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, भाग का देना है 8 का देना है, 9 में आप 8 का भाग दो, 1 8 8, बताओ शेषफल क्या बचा, वही बचा 1। चलो 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसमें आप 8 का भाग दो, 8 दिया कितना हो गया 24, बचा कितना, वही शेषफल 1 बच रहा है। क्यों ना 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसमें आप 8 का भाग दोगे 6 बार भाग जाएगा, आप जानते हो, देखो यहाँ भी शेषफल क्या बच रहा है 1। यानी कोई भी विषम धनात्मक संख्या ऐसी ले ली जाए और उसका वर्ग कर लिया जाए, अगर उसमें 8 का भाग दे तो शेषफल 1 बचता है, यानी इसे 8³ + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान दे कैसे लिखते हैं, भाजक इंटू भागफल, भाजक कौन था 8, भागफल कितना आया 1 प्लस शेषफल कितना है 1, ये देखो q की जगह कौन आ गया 1, ये हो गया ना 8³ + 1 का रूप, कोई भी पूर्णांक हो सकता है ना q, इसकी जगह यहाँ पे अलग चीज है, देखो 8 इंटू, अब यहाँ पे आपके जो भागफल आया कितना आया 3 प्लस शेषफल 1, q की जगह क्या आ गया 3, हो गया 8³ + 1 रूप। कोई भी विषम धनात्मक संख्या हो उसका वर्ग, सॉरी वंस अगेन, ध्यान दें, कोई भी विषम धनात्मक संख्या हो अगर उसमें 8 का भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचता है। यहाँ भी वही चीज है, देखो 8 को इंटू 6, भाज्य इंटू भागफल आपका क्या था 49 बराबर 8 इंटू 6 और शेषफल कितना बचा 1, यहाँ भी आपके 1 शेषफल बच गया, 1 क्यों हो गया 8³ + 1 कितनी आ गया 15 का ले लो 225 होता है, इसमें 8 का भाग दे लो, 1 8 8 2 8 16, बचा कितना 12 में 6 गए 6, 65 8 उठी 64 हो गया, देखो बचा क्या 1, यानी आप 225 को क्या लिख सकते हो 8 इंटू 28 + 1। ध्यान दो ये तो आपका क्यू है ना, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो 8³ + 1 रूप हो गया ना। यानी अपने नॉर्मली के बाद सिद्ध कर ली कि कोई भी विषम धनात्मक संख्या ली जाए और उसका वर्ग किया जाए तो हमेशा 8³ + 1 के रूप में ही आपको नजर आने वाला है।
तो आपको एक चीज तो यहाँ पे सिद्ध करके बतानी है। चलो इसे बताएं कैसे, ये अपन ने तो समझ लिया, लेकिन अब बुक वाले को तो आंसर देंगे ना। चलो उसे आंसर देते हैं, उसकी बात को पूरा करते हैं। इसे समझाने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी सिंपल वे में समझाना जा रहा हूं साहब। तो कम से कम आप कंप्लीटली इन दोनों क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं इसमें बराबर टाइम लूंगा जितना मेरे को टाइम देना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और सीखने के दृष्टिकोण से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में तो बड़े इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको पहले इन पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ध्यान देना, आपसे कहा गया एक विषम धनात्मक पूर्णांक जैसे अपन ने लिए थे वैसे, तो आप मान लो, माना ए फॉर एप्पल, एक विषम धनात्मक पूर्णांक ए, तब इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, किस रूप में लिखा जा सकता है, इस बात को अपन पहचाने। दुनिया की कौन सी भी संख्या अपन किसी का भी भाग देके, किसी भी संख्या में किसी का भी भाग देके लिख सकते हैं। मान लो आपके पास 50 है और आप कहोगे सर मेरे को इसे 2 प्लस समथिंग के रूप में लिखना है, समथिंग के रूप में लिखना है, आप लिख सकते हो। इसमें 2 का भाग ले लो, कितनी बार गया, 25 बार, शेषफल क्या बचा, 0। ऐसे तो मैं यहाँ पर इसे कुछ इस रूप में लिखना पसंद करूंगा जिससे मैं इस वाली चीज को सिद्ध करने में कुछ मेरे को सहूलियत प्राप्त हो। ध्यान देना, इस ए को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे क्या लिखूं, किसी भी एक संख्या को 8 आ रहा है, 4q प्लस r के रूप में। ध्यान दें, मैं ए को 4q प्लस r के रूप में लिखूं तो यहाँ r के मान क्या क्या हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा था 0 से हमेशा बड़ा होगा, यानी 0 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोने में 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ 4 का भाग दे रहे हो। जिस संख्या का भाग दिया जाता है r हमेशा उस संख्या से क्या होता है, छोटा ही होता है। तो अगर हम यहाँ 4 का भाग दे रहे हैं तो 0 1 2 3 आप ले लोगे। यहाँ मान लो अगर आप 5 का भाग दे रहे हो तो यहाँ 4 भी आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 6 का भाग दिया तो यहाँ पे 5 भी आ जाएगा, 7 का भाग दिया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 8 का भाग दिया तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यानी इससे 1 कम आएगा। और फिर 0 से स्टार्ट होंगे और शेषफल ये सब हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने 4 4 4 यहाँ आप ले रहे थे, मैं भी वही लूंगा 4, यही क्यों ले रहे हो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन करते हो तो, हालांकि ये सारे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और जवाब भी मैं दे रहा हूँ क्योंकि अपना वन वे कम्युनिकेशन है ना। तो देखते हैं क्या करना होता है। देखो मुझे ये जो संख्या लूंगा मैं, ये कोई भी विषम संख्या हो सकती है और विषम संख्या कैसे होगी मैं बताऊंगा अभी। इसका स्क्वायर करूं तो 8q के रूप में आना चाहिए, मतलब इस संख्या का स्क्वायर। अब मैं देखो अगर 4 का स्क्वायर करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, 7 8 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं कौन सी संख्या लेना पसंद करूंगा, एक तो मेरे इसका मान कम से कम है, क्योंकि जितना आएगा, जितने आर के वैल्यू आएगी उतनी बार आपको क्वेश्चन करना होगा। ये आप आगे देखने वाले हो कि क्यों अपने ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं। दूसरी चीज कुछ इस प्रकार का ले कि वो आपके 8 का गुणा जो, जैसे यहाँ पे मैं कोई भी संख्या ले रहा हूँ तो उसका अगर मैं वर्ग करूँ तो उससे जो संख्या मिले वो 8 की गुणज होना चाहिए, उसमें 8 आना चाहिए। अगर 8 नहीं आएगा तो अपने इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे, वो व्यर्थ हो जाएगा। मेरी बात सुनो, देखो अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। अब 16 क्या मैं 8 × 2 नहीं लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, यानी ये हमारे 8 का गुणज होगा। तो क्यों ना हम इसे लेने में मैं 8 भी ले सकता हूँ, यहाँ 8 भी, लेकिन 8 को लेऊंगा तो 8 का स्क्वायर 64 आएगा, फिर 8 × 8 अपन लिख भी देंगे, 8 का गुणज आएगा, लेकिन फिर इतनी सारी कैलकुलेशन अपन को करनी पड़ेगी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। और जब अगर अपन ने 4 ले लिया तो ये अपना काम आसान भी करेगा
और उसी के साथ आप देखो ये चीजें खत्म हो जाएगी, क्योंकि r का मान अब 4 से कम होगा और वो कितना होगा 0 1 2 3। तब अपन a को कैसे कैसे लिख सकते हैं, तब a बराबर या तो आप 4q प्लस 0 लिख सकते हो, या फिर a बराबर 4q, भाई क्या क्या आ सकता है, एक शेषफल बच जाए, या हो सकता है a बराबर 4q प्लस 2 शेषफल बच जाए, या फिर a बराबर आपके कोई संख्या इस रूप की हो 4q प्लस 3 यानी 3 शेषफल बच रहा हो। 4 बचने का सवाल ही नहीं अगर 4 का भाग देते हो तो। और दुनिया की कौन सी भी संख्या, इस वर्ल्ड में जितनी भी संख्या है इन 4 रूपों में लिखी जा सकती है। कैसे लिखी जा सकती है आप सोचो ना, अगर मान लो कोई मेरे को कोई भी संख्या ध्यान आ जाती है, मैं लिख लेता हूँ मेरी मर्जी से, मेरे मोबाइल नंबर के बीच के 3 डिजिट है 1444, क्या इसे मैं इनमें से किसी रूप में लिख सकता हूँ? दीजिए में लिख सकते हैं, 4 का भाग दीजिएगा ना साहब, 4 का भाग दे रहे हैं ना, 2 4 3 12 हुआ, 24 आया, 6 चौके 24 हुआ, खत्म हो गया, 4 उतारा, 1 चौक कितना हो जाएगा 4 और 1 0। ये देखो आपका कौन सा रूप आ गया, 4 × 3 6 1, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल क्या बच गया 0, राइट, ये वाला रूप आ गया। इस संख्या को अपन इस रूप में लिख दिया। खुदा न खास्ता 144 होता या 142 ही होता तो क्या होता, 4 3 12 हो जाता, 2 और 2 बच जाता, ध्यान दो भाग कितनी बार जाता 520, शेषफल कितना बचता 2, ये रूप आपका हो जाता 35 प्लस 2 रूप में, ये रूप आ जाता। यही दुनिया की कौन सी भी संख्या को अपन ऐसा लिख सकते हैं, चाहे वो सम हो या विषम हो, ध्यान दे। लेकिन अपन ने जो संख्या यहाँ पर ली है वो विषम संख्या है, चूंकि a विषम है इसलिए एक दो ही तरीके से हो सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था सम और विषम में जब किसी भी सम संख्या से आप किसी भी पूर्णांक को गुणा करो वो सम ही होता है, तो ये सम संख्या है। अगर इसमें मैं कोई सम संख्या जोड़ूंगा 0, जैसे मैंने 6 में 0 जोड़ा तो 6 ही आएगा, यानी ये तो क्या होगी आपकी सम होगी। यहां पर भी आप देखो अगर मैं सम संख्या में सम जोड़ूंगा तो सम ही आनी है। जैसे मान लो q का मान आपने 5 ले लिया, 5 चौक 20, 20 में आपने 2 जोड़े 22, जो भी सम होगी, यानी कि ये सम संख्या है 4q, और इसमें जब जब भी हम सम जोड़ेंगे सम संख्या आएगी। मेरा कहने का अर्थ ये संख्या और ये संख्या हमारे विषम नहीं है, ये दोनों तो सम संख्या है, तो यार इसे तो अपन को लेना ही नहीं है। फिर लेना किसे है, ए विषम है इसलिए इसे केवल a बराबर 4q प्लस 1 या a बराबर 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान देना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, केवल आप समझते हुए चलो। मेरे से कहा गया है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग इस रूप में होता है, ऐसा आपको सिद्ध करना है कि कोई भी पूर्णांक हो सकता है। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कहा a एक विषम धनात्मक पूर्णांक मैंने मान लिया या धनात्मक पूर्णांक है। अब मैं इसे विषम को हटा दो फिलहाल, a धनात्मक पूर्णांक है, तब इसे किस रूप में लिख सकते हैं अपन, या तो 4q प्लस 0 में, भाई 4 का भाग दे रहा हूं तो 4 से कम आएगा शेषफल, या तो 0 आ जाएगा, या 4q प्लस 1 होगा, या 4q प्लस 2 होगा, या 4q प्लस 3 होगा। लेकिन मुझे लेना क्या था, विषम धनात्मक पूर्णांक। a विषम है, इसे केवल किस रूप में लिखेंगे हम, a बराबर 4q प्लस, विषम कौन कौन है यहाँ पे, या तो ये विषम है या ये विषम है। सब में 1 3 5 यानी विषम संख्याएं जोड़े तभी विषम आता है। तो हमने कहा या तो इस रूप में लिख सकते हैं या फिर इस रूप में लिख सकते हैं। जब a को या तो किसी भी धनात्मक विषम संख्या को या तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है, ये बात हमने सीखी है। अगर आप ये समझ पाए तो आगे का क्वेश्चन मैं करूंगा। मैंने आपको समझाया a कोई पूर्णांक है और उसे 4q प्लस r के रूप में इन 4 तरीकों से लिखा जा सकता है। यहाँ पर ये वाला और ये वाला सम है, तो बाकी विषम ये 2 ही बचे। और जब ये 2 विषम बचे तब सुनो, हमसे कहा गया है इन संख्याओं का वर्ग, अगर मैं इसका वर्ग करूं या फिर इसका वर्ग करूं तो मुझे हमेशा इस रूप में मिलेगा। तो आपको करना क्या है साहब, देखना, जब a बराबर आपके पास है 4q प्लस 1 रूप, तब आप इसका क्या करोगे, वर्ग, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 4q
प्लस 1 और इसका भी क्या कर दिया आपने 1। ध्यान से देखिए, इसे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से बोल सकते हो, आपके पास फॉर्मूला है और आप अच्छी तरह जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। खोलें, a की जगह 4q का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 4q, b की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर। समझना, इसे क्या कर दोगे 16q का स्क्वायर, 2 दूआ 4 सॉरी 4 दूआ 8 और q प्लस 1। समझो हमें कौन सा रूप लाना है, 8q प्लस 1 वाला। ध्यान दे, हमारे q ऑलरेडी अपन ने ले लिया, अगर चाहे तो इस q की जगह कोई और संख्या ले लो ताकि अपना आंसर इस रूप में अपन ला सकें। मेरी बात समझना, इसकी जगह आप कोई भी दूसरी संख्या ले लो ताकि लास्टली अपना आंसर इस रूप में ला सके। यानी भाई अपन को कोई भी पूर्णांक लेना है, मैंने m एक पूर्णांक ले लिया, m एक पूर्णांक क्या है, q की जगह मैं m ले रहा हूँ। सपोज करें तो यहाँ m लिख लेता हूँ, यहाँ m लिख लेता हूँ, इस जगह m लिख लेता हूँ और यहाँ भी क्या लिख लेता हूँ m, और यहाँ भी m हो गया, ये m हो गया, इसलिए ये मेरा 4m प्लस 1 हो गया। यहाँ पर m कर दूंगा, ये हमारा m हो जाएगा, ये हमारा m हो जाएगा और ये मेरा m और ये भी क्या हो गया m का स्क्वायर। ध्यान दो, मुझे रूप लाना है 8q प्लस 1 वाला, तो आप ध्यान से देखना साहब इस चीज को कि यहां से मेरे को क्या बनाना है, केवल मेरे को तो 8q प्लस 1 रूप बनाना है। क्यों न मैं इसमें से दोनों में 8 कॉमन आ रहा है, उस 8 को कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने 8 को कॉमन लिया, 8 का भाग 16 में 2 बार चला गया, m का स्क्वायर अपनी जगह ठीक है, 8 में 8 का भाग 1 बार चला गया तो बच क्या रहा है m प्लस 1। यहाँ एक बहुत शानदार ट्रिक आपको लगानी है। ट्रिक क्या लगानी है, सिंपल सी भाषा में कहूँ तो आपको आंसर लिख देना है 8q प्लस 1 और यहाँ पे पीछे लिख देना है जहाँ q बराबर क्या है 2m द स्क्वायर प्लस m, और ये चीज हमने मान ली है। समझो मैं इसे क्यों लिख पा रहा हूँ, देखो लिखने का रीजन तो बड़ा साफ है। ये कोई पूर्णांक है और कोई भी पूर्णांक का वर्ग अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है वो भी पूर्णांक होगा। मान लो 3 है, m का मान 3 का वर्ग 9 हुआ, 9 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 18, प्लस फिर इसमें m एक पूर्णांक जोड़े, 18 में 3 जोड़ोगे 21। क्या 21 एक पूर्णांक नहीं है, तो मैंने मान लिया इसकी जगह कोई नया, इसे सोल्व करने पे नया पूर्णांक आता है और वो क्या है q है। तो q एक क्या हो गया हमारा एक पूर्णांक हो गया जो इसके बराबर है, इसकी वैल्यू जो भी हो मैं नहीं जानता, तो हम कह देंगे भाई अगर इसकी जगह हमने क्या रख दिया q, तो 8q प्लस 1, यानी कि ये पहली वाली चीज मैं सिद्ध कर चुका हूं कि मैं अगर इस प्रकार से मेरे कोई विषम संख्या है तो उसका वर्ग क्या होता है 8q प्लस 1 के रूप का ही होता है। ध्यान से देखना, दूसरी वाली चीज हमें और सिद्ध करनी है क्योंकि धनात्मक संख्याएं प्रकृति में 2 तरीके से पाई जा सकती है हमारे अनुसार इस क्वेश्चन में, या तो 4m प्लस 1 के रूप की होती है या 4m प्लस 3 के रूप की होती है। तो हमने 4m प्लस 1 वाले रूप को सिद्ध कर देंगे, उसका वर्ग हमेशा 8q प्लस 1 के टाइप का होता है। अब देखना, जब a बराबर आपके 4m प्लस 3 रूप हो तो आप वर्ग कर दो, a का भी स्क्वायर कर दिया, 4m प्लस 3 का भी आपने स्क्वायर कर दिया। a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला वापस लगाते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, वही a का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 4m, b की जगह 3 प्लस b यानी 3 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, m का भी स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 दूआ 8, 8 से 3 को गुणा किया 24, m 7 के साथ लटका हुआ है लटका दें, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। हमें तो रूप कौन सा लाना है, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए कि सर हमें तो 8q प्लस 1 बनाना है या 1 आ नहीं रहा है, 8 क्यूब तो हम बना लेंगे कैसे भी, कैसे बनाएंगे। ध्यान दें, अगर मैं ऐसा करूं, मेरे इस रूप को लाने के लिए 9 को मैं 8 प्लस 1 में तोड़ लूं तो कोई गुना तो नहीं कर रहा है ना भाई। 9 को 8 प्लस 1 लिखा जा सकता है
क्योंकि मेरे को इस रूप में शो करना है। अब ध्यान दे, क्या इसमें से 8 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 8 का भाग 16 में कितनी बार गया? 2 बार। बच क्या रहा है? m का स्क्वायर। 8 का भाग 24 में 3 बार चला गया, बच क्या रहा है? m प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार चला गया, इसे यहाँ तक कॉमन ले लिया, +1 को यहाँ डाल दिया। अपना वही फंडा जो भी है साला, पूरे सभी क्वेश्चंस में ये ट्रिक चलेगी। इसे अपना क्या मानेंगे? क्यों मानेंगे? कोई नया पूर्णांक होगा जो इसे सोल्व करने पे आएगा तो हम कह देंगे भैया 8q + 1। ध्यान दे, जहाँ माना ये q क्या है आपका? 2m का स्क्वायर + 3m + 1, यानी इसकी जगह हमने क्या रखा है? q। तो ध्यान दो, ये कोई भी विषम संख्या थी उसे हमने दो ही रूप में लिख सकते थे, तो 4m + 1 के में या 4m + 3 के में। इन दोनों का हमने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो 8q + 1 के टाइप का आया, इसका स्क्वायर किया तो वो भी 8q + 1 के टाइप का आया। तो दुनिया की कौन सी भी विषम धनात्मक संख्या का वर्ग हमेशा किस रूप का होता है? 8q + 1 के रूप का होता है। अर्थात उसमें अगर हम 8 का भाग दें तो शेषफल हमेशा कितना बचता है? 1 बचता है। इसे मैंने सिद्ध करके बताया आपको इस सवाल के स्टार्टिंग में। देखना, अभी ये सवाल और करूंगा, मैं सेम ऐसे ही करूंगा, आपको और ज्यादा समझ में आएगा इस वाले क्वेश्चन के बारे में। आप अपना ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखें। आपका सेकंड क्वेश्चन है आपकी बुक में कि यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक या विषम सम की बात नहीं की है, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है, इसका घन जानते हो ना। मैंने कहा था सवाल को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कहा गया धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और उसका घन आप करोगे तो वो आपको या तो 9q के रूप में मिलेगा या 9q + 1 मिलेगा या 9q + 8 मिलेगा। सीधा सा अर्थ हमारी भाषा में क्या है कि किसी भी धनात्मक संख्या के वर्ग में अगर 9 का भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 बचेगा, भाई यहाँ पे +0 लिखा जा सकता है ना, तो अब शेषफल 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा या फिर 8 बचेगा। समझ पा रहे हो? तो हम कैसे सिद्ध करें इस चीज को? तो हम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे कोई संख्या मानी थी है वैसे अपन मान लेते हैं। देखना, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, आपके यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूं। मैं कहता हूं माना ए, कोई भी ए क्या है हमारा? धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तब इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है। तब इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है। कौन से रूप में लिखा जा सकता है? ध्यान से देखना, यहां मानना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि दो ही क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह ध्यान रख जाएंगे किसमें क्या मानना है, पर फिर भी अपने पास एक लॉजिक होना चाहिए। आप ऐसी संख्या मानना जिसका अगर मैं गण करूं तो वह 9 का गुणज होना चाहिए। ध्यान दो, अब 4 भी माना जा सकता है, लेकिन 4 का अगर गण करूंगा तो 64 आता है। 4 का क्यूब कितना आता है? 64। 64 9 का गुणज भी नहीं है वैसे। 5 मानेंगे और बारी हो जाएगा 125 आएगा और वो भी 9 का गुणज नहीं है। फिर तो क्या करोगे आप? किसे मानोगे? देखो, मानने में कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अपन को क्या लाना है कि उसका घन कुछ 9q के गुणांक के रूप में आया, नहीं उसके जो घन हो उसमें 9 उसका गुणज होना चाहिए। ध्यान दो, अगर मैं इसकी जगह 3q के रूप में मानूं तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 × 3 × 3 कितना होता है? 27 होता है। और 27 आपका क्या होता है? 9 × 3 होता है। 9 का गुणज भी होता है। तो हम इस वाले क्वेश्चंस में चाहो तो ध्यान रख लो या लॉजिक ध्यान रख लो। आप कैसे मानोगे ए को? या तो किस रूप में मानोगे? 3q + r के रूप में मानोगे। और जानते हो यहाँ r क्या होगा? r जिसका आपने भाग दिया है, मैंने भाग किसका दिया है? 3 का दिया है, तो 3 से छोटा ही होगा, यानी 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसलिए a क्या क्या हो सकता है? या 3q + 0 हो, या 3q + 1 हो, या 3q + 2 हो। ध्यान दें, यानी कि मैं a को केवल 3 रूपों में,
या यूं कह दो दुनिया की किसी भी संख्या को अपन इन 3 रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर 3 का भाग भी नहीं तो उसका शेषफल 0, 1, 2 ही बचेगा। कोई भी संख्या हो धनात्मक पूर्णांक संख्या, उसका शेषफल यही बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम जब अपन से क्या कहा गया है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या, हालांकि इसमें ये मैटर सम का यहाँ है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन कौन सी हो सकती है। जब अपन यहाँ 3 लिया है तो r 3 से छोटा ही होगा, नहीं 0, 1, 2 होगा, तो या तो ये रूप होगा, या ये रूप होगा, या ये रूप होगा। सीधी सी बात है, अपन यहाँ तक आ चुके हैं। इस रूप में अपन को कोई संख्या मिलेगी। अब उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि आपके द्वारा धनात्मक पूर्णांक संख्या ले ली गई है, तो उसका घन या तो 9q के रूप का होगा, या 9q + 1 होगा, या 9q + 8 के रूप का होगा। तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना, ध्यान से इस चीज को देखना भी सही। मैं इधर कर रहा हूं, जब a आपके किस रूप का हो, 3q, अगर मैं इसका घन करूं तो आप देखोगे घन करने में इधर भी क्यूब लग जाएगा, इधर भी क्यूब लग जाएगा। इसको कैसे सोल्व करते हैं, 3q 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 3 बार गुणा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 3 का क्यूब, वैसे भी आप जानते हैं 27 होता है, और ये आपके क्यूब का क्यूब आ गया। a का क्यूब बराबर क्या आ गया, 27 क्यू का क्यूब। क्या मैं इसे इस प्रकार नहीं लिख सकता हूँ, मेरे को तो 9 × m या इसमें चाहिए ना। ध्यान दो, फिर मैं वही गलती कर रहा हूँ पिछली बार वाली। मुझे इसे किस रूप में लेना चाहिए, मुझे इसे लेना चाहिए m के रूप में, ताकि मैं लास्ट में उसे q के रूप में लिख पाऊँ। यहाँ m ले लेना साहब, ओके। वापस जहाँ पे अपन ने q लिया है उस जगह आप m लिख लेना, सुविधा होगी। अपन उसे बुक में दिए हुए रूप के अकॉर्डिंग बता पाएंगे m का क्यूब। ध्यान दो, इसे मैं 27 को 9 × 3 लिख दूं, m क्यूब अपनी जगह रहने दूं, तो ध्यान दो क्या फर्क पड़ जाएगा, 9 या 27 नहीं होते हैं क्या। तो इसे अपन क्या कर देंगे भाई कि ये चीज हमारी क्या है, मान लिया ये q है, तो हो गया ना आपका पहला रूप, यानी कि किसी भी संख्या के घन को 9q के रूप में लिखा जा सकता है। और इसके साइड में आप लिख दोगे जहां q बराबर आपने क्या माना है, 3m का क्यूब, एक पूर्णांक है। क्या है ये, एक पूर्णांक है। ऐसे जो भी आएगा उसे अपन यही मानेंगे, पक्की बात है। तो आप इस चीज को तो नोटिस कर ही ले कि अपन जो भी आएगा उसे क्या मान लेंगे, क्यों, और अपना मकसद, अपना जो टारगेट है उसे साध लेंगे, अपन अपने रूप में से ले आएंगे। ये हो गया आपके 9q के रूप का पहला वाला रूप। तो अपन ने सिद्ध कर दिया भाई संख्या 3 टाइप की मिल सकती है, या तो इस टाइप की मिले, या इस टाइप की, या इस टाइप की। तो ये पहला टाइप तो 9q के रूप का आएगा, या 9q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरे वाले टाइप की बात करें, जब a बराबर आपके कौन सा रूप हो, 3m + 1 हो। अब आप क्या कर दो, घन करने पर तो घन क्या हो जाएगा, इधर भी क्यूब लग जाएगा और इधर भी होल क्यूब लग जाएगा। अब आपको फॉर्मूला मालूम होगा, a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। या फिर इसे यूं भी कर सकते हो आप, a का क्यूब पढ़ा होगा अपने 9th क्लास में, 3a से a मल्टीप्लाई हुआ a का स्क्वायर b, और 3ab का स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दे, फॉर्मूले से अपन यहां पे मान रखते हैं a का क्यूब यानी 3m का क्यूब, b का क्यूब यानी 1 का क्यूब, + 3a का स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर, और b की जगह 1। ध्यान दें यहाँ a का काम कौन कर रहा है, 3m कर रहा है, b की का काम कर रहा है 1, + 3a की जगह 3m और b की जगह क्या आ गया, 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 3 की घात 3 कितनी होती है, 3 × 9 होती है 27, यानी 27m का क्यूब। तो ये यहाँ देखें +1, इसे लिखा मैंने 3 × 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 होता है और m का स्क्वायर, ये 3 × 9 m, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। मैं इसे कुछ ऐसा लिखना जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, m का क्यूब प्लस
इस 1 को पीछे लिख दूंगा क्योंकि मेरे को क्या है भाई, या तो इस रूप में चाहिए या इस रूप में चाहिए या इस रूप में। तो मेरे 1 आ रहा है प्लस में, तो मुझे चिंता ही ना है। तो यहाँ से मैंने लिया 9 × 27 m का स्क्वायर प्लस के 9m। क्या इनमें 9 कॉमन नहीं आ रहा है? और आ रहा है तो आप फ्री होके एक चीज लिख दें, 9 कॉमन लिया, 9 × 27 m का क्यूब, इसमें भी 3 बार भाग गया m का स्क्वायर, इसमें m ही बचा प्लस 1। मैंने कहा था ना जो भी ये आ गया उसे क्या मान लोगे, q। तो आप इसे कह दो कि ये तो हो गया सर q, हमने मान लिया प्लस 1। देखो आ गया ना दूसरा रूप, 9q + 1 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, जहां आपका q बराबर क्या है, 3m का क्यूब प्लस 3m का स्क्वायर प्लस m। समझ पा रहे हो अपने? अब लास्ट चीज है आपके, इसे भी मैं सिद्ध करवा देता हूं। जब कौन सा रूप हो, इसके बाद अपन इधर आ रहे हैं साहब, ध्यान देना। जब आपके ये a है वह किस रूप का हो, 3m + 2 के रूप का हो, तो इसका घन करें तो क्या होगा, a का क्यूब बराबर 3m + 2 का होल क्यूब। यही वाला फॉर्मूला दोबारा लगा दो। क्या करता है फॉर्मूला, ध्यान देना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b, a की जगह 3m का स्क्वायर और b की जगह 2, प्लस 3a और b का स्क्वायर, a की जगह 3m और b की जगह 2। अब ध्यान देना, 3 का क्यूब वही 27m का क्यूब हो गया, 1 का क्यूब 1 आ गया, प्लस देखना 3 2 अच्छा तो ये हो गया, और 3 का स्क्वायर 9m, 3 × 9 9 2 18m हो गया। ओके, थोड़ा सा और ध्यान देना, ध्यान दें, इसमें अपन थोड़ी सी गलती कर चुके हैं। देखो आपके b की जगह कौन था, 2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। अब देखना ये हमारा तीसरा रूप बन रहा है में, इस +8 को तो हमारे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग पीछे डाल के चलो, बाकी का मामला देख लो। 27m का क्यूब प्लस 9 चंग आपके हो गया 24m, प्लस ये हो गया 18m, और देखो यहाँ पे m का स्क्वायर भी था तो आप स्क्वायर अवश्य लिखे। अब यहाँ पे देखिए ये +8 आपके बच रहा है, इसमें से क्या आपके 9 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ ही रहा होगा, क्वेश्चन सेट ही ऐसा होता है। तो 9 × 27m का क्यूब प्लस 9 × 54, 9 2 18 प्लस के 8, इसे क्या मान लोगे, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, क्यूब यहाँ लिख दोगे, जहाँ आपके क्यूब बराबर क्या है, 3m का क्यूब प्लस 6m का स्क्वायर प्लस 2m। दैट्स ऑल, हैंस प्रूफ। यानी कोई भी दुनिया की विषम संख्या, सॉरी धनात्मक पूर्णांक संख्या और उसका क्यूब कर दिया जाए तो हमेशा इन 3 रूपों में वो पाया जाता है, या तो 9q या 9q + 1 या 9q + 8। मैं दोबारा इसे थोड़ा शॉर्ट में आपको जल्दी बता देता हूँ कि हमने क्या किया, एक धनात्मक पूर्णांक लिया तो उसे हम इस रूप में लिखना चाह रहे हैं, 3m + 0 के में 1, 3m + 1, 3m + 2। अपन बारी बारी से तीनों का गण करेंगे और प्रयास करेंगे ऐसे 3 रूप बनाने का। हमने यहाँ पे 9q बना दिया, 9q + 1 बना दिया, यहाँ पे 9q + 8 बना दिया। कुछ बेसिक अपने व्यवहारिक उदाहरण ले लेता हूँ ताकि आप समझ में आए ये सवाल क्या कह रहा था और क्या यथार्थ होता है, क्या ये चीज़ सत्य होती है, दिख जाएगा आपको इसकी तरह। देखो मैं लिख लेता हूँ 3 4 5 6 इनके घन लिख देता हूँ। 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। 5 का 125 होता है और 6 का घन 216 होता है। अगर आप इन सब में 9 का भाग दो तो क्या यहाँ पे 0, 1 और 8 के अलावा कुछ नहीं बचता। इस चीज को अपन देखना चाहेंगे। सबसे पहले मैं 27 में 9 का भाग देता हूँ। 9 × 27, पहली चीज सिद्ध है कि हाँ यार 0 बच सकता है, 0 तो आ रहा है। चलो 64 में देखते हैं 9 का भाग। तो 9 7 63 हुआ, 1 बच गया। ये दूसरा वो कि शेष पे तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 8 बचेगा, वही अपने यहाँ बच रहा है। तीसरे 125 में दूं अपन 9 का भाग तो